हाँ जी बेटे जी, आज जो हम क्वेश्चन जो चैप्टर करने वाले हैं वो चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ठीक है जी। देखिए ऐसा है कि ये वाला जो चैप्टर है सेकंड चैप्टर है आपकी बुक में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। और मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर के आपके एग्जाम में आने के चांसेस या तो ये 1 मार्क्स में आएगा या फिर 0 मार्क्स में आएगा। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको कहा था कि इस चैप्टर को मैं आपको थर्ड और फोर्थ चैप्टर के कॉम्बिनेशन में पढ़ाऊंगा। तो ये आप ऐसा समझ लीजिए कि जितनी चीजें मैं इसमें आपको बताने वाला हूं बस उतनी ही चीजें आप करिएगा, वो आपके लिए मोर देन इनफ होगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इस पूरी बुक का नाम ही एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट था। अब देखिए, जब बच्चा पहले चैप्टर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ लेता है तो फिर उसके बाद प्रोसेस शुरू होता है एनालिसिस का। अब चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं ये फर्स्ट चैप्टर में हम पूरी तरह से देख चुके हैं। मैंने आपको बताया कि 5 चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आती है, जिसमें से हमने 3 चीजें कवर कर ली, बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब इस चैप्टर में मैं आपको बताने वाला हूं कि इस एनालिसिस का मतलब क्या है, इस पूरे शब्द का मतलब क्या है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस ये असल में पूरा एक साथ ही पढ़ा जाता है, क्योंकि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब पता है। अब मैं आपको एनालिसिस का मतलब बताता हूं। बेटे जी, एनालिसिस का मतलब अगर हम डिक्शनरी में जाके देखें तो बेसिकली इसके एज ए नाउन ढेर सारे मीनिंग देखने को मिलेंगे। ये एनालिसिस का मतलब होता है डीप स्टडी और इन्वेस्टिगेशन ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज की जब आप डीप स्टडी करते हैं या इन्वेस्टिगेशन करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ डिराइविंग some meaningful conclusion for decision making, तो उसे हम कहते हैं एनालिसिस। ठीक है जी। जब भी आप किसी भी चीज की डीप स्टडी करें और वो इस पर्पस के साथ करें कि आप उससे कोई मीनिंगफुल कंक्लूजन निकाल सके, जिसके बेसिस पे आप कुछ डिसीजंस ले, तो उसे हम कहते हैं एनालिसिस, इन्वेस्टिगेशन या इन डेप्थ स्टडी। बस सिंपल सी बात। ये टॉपिक कभी भी, ये एनालिसिस का मीनिंग एग्जाम में नहीं आएगा। ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया है कि एनालिसिस का मतलब क्या होता है। एनालिसिस का मतलब बेसिकली अगर आप इतना भी याद रख सकते हैं तो भी काम चल जाएगा। यानी कि अभी तक जो हम कर रहे थे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो हमने पढ़ लिया, लेकिन हमने अभी उसकी इन डेप्थ स्टडी को करना नहीं सीखा है। यही हमें इस चैप्टर में अब सीखना है। तो देखिए जरा, पॉइंट नंबर 2, यहां मैं आपको बताने वाला हूं मीनिंग ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब मैं अपने नोट्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एफएस करके यूज करने वाला हूं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है, इसके एनालिसिस का क्या मतलब होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब तो हम खैर जानते हैं, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है। कई बार एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन 1 मार्क का आ जाता है, लेकिन ये पिछले 10-12 सालों से नहीं आ रहा है।
लेकिन उससे पहले आया करता था। और कभी भी अचानक ऐसा हो सकता है जी कोई एक नई चीज वो पूछ ली जाए जो पहले पूछी जाया करती थी। तो व्हाट इज दिस एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? तो बेटे जी जो बात अब मैं आपको लिखवाने वाला हूँ बस एज इट इज लिखिएगा, क्योंकि यही एनसीईआरटी में गिवन है। किसी भी बुक को फॉलो करने की जरूरत नहीं है थ्योरी के लिए, सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो करिएगा। द प्रोसेस ऑफ critical evaluation of the financial information in financial statements in order to understand and make decisions regarding the operations of a firm is called financial statement analysis। ये हमारे एनसीईआरटी में गिवन है जी, ठीक है। देखिए जरा क्या है, क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ध्यान से देखिए, ये बेटे एक प्रोसेस है। पहली तो एक चीज ये, मतलब प्रोसेस कोई भी ऐसी चीज होती है जिसमें स्टेप बाय स्टेप हम कुछ करते हैं, ओके। और इस प्रोसेस में हम बेसिकली क्या करते हैं, क्रिटिकल इवेल्युएशन करते हैं। किसी भी चीज का क्रिटिकल इवेल्युएशन का मतलब है उसके अंदर कमियां ढूंढना। देखिए खूबी तो उसके अंदर उन्होंने खुद से प्रेजेंट कर रखी होगी जिन्होंने इसे बनाया होगा, लेकिन हम उसके अंदर खूबियां नहीं ढूंढते हैं, हम उसके अंदर खामियां ढूंढने की कोशिश करते हैं। द प्रोसेस ऑफ क्रिटिकल इवेल्युएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जो कि हमें प्रोवाइडेड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। मतलब जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रोवाइडेड है, हम उसकी एक क्रिटिकल इवेल्युएशन करते हैं। और क्यों करते हैं जी, हमें क्या दिक्कत है, क्यों हम किसी के अंदर खामियां ढूंढ रहे हैं? किसी के अंदर नहीं, असल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हमारा मकसद है ये करना, एक तो समझना, अंडरस्टैंड करना और डिसीजंस लेना रिगार्डिंग दी ऑपरेशंस ऑफ ए फर्म। मतलब एक बिजनेस के ऑपरेशंस कैसे चल रहे हैं, ऑपरेशन का मतलब वो किस तरीके से काम कर रही है। बेटे सच्चाई ये है कि सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, एसपीएल नोट्स टू अकाउंट देख के आप कतई अंदाजा नहीं लगा पाएंगे, सही सही अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि ये ऑर्गेनाइजेशन तरक्की पे है या नहीं है, ठीक है। ये आप डायरेक्टली कभी पता नहीं लगा पाएंगे। इसे पता लगाने के लिए आपको उसका एनालिसिस करना ही पड़ेगा, उसे क्रिटिकली इवेल्युएट करना ही पड़ेगा। तो अगर आपके एग्जाम में आया कि डिफाइन
एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो आप क्या लिखेंगे, इट इज ए प्रोसेस ऑफ, या फिर पूरा एज इट इज चिपका दीजिएगा, द प्रोसेस ऑफ क्रिटिकल इवेल्युएशन। हम जब क्रिटिकली इवेल्युएट करते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गिवन है, इन ऑर्डर टू, दो चीजों के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए और डिसीजंस लेने के लिए रिगार्डिंग ऑपरेशंस ऑफ ए फर्म, इट इज कॉल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। आई होप कि अब आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का मतलब क्या होता है। चलिए जी, अब इसके बाद आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 3, एक बार एग्जाम में ये भी पूछा गया था, जो अब मैं आपको बताने, सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंशियल एनालिसिस की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है जी। तो देखो बेटे, फाइनेंशियल एनालिसिस असल में एनालिसिस करना सभी के लिए अपना अपना एक पर्सनल इंपॉर्टेंस रखता है। आप देखिए, आपके रिजल्ट का एनालिसिस किया जाता है, जैसे हम भी एनालिसिस करते हैं, ठीक है जी। आप भी एनालिसिस करते हैं, आपका मित्र भी एनालिसिस करता है, आपके पेरेंट्स भी एनालिसिस करते हैं। एक बच्चे का रिजल्ट आ गया, उसका एनालिसिस चल जाता है जी। कैसे हम देखते हैं? सबसे पहले टीचर के व्यू पॉइंट से मैं आपको बताता हूँ। टीचर ये देखता है कि इस बच्चे के अंदर अब क्या कमी है, इसे कहाँ सुधारना है, इसे किस तरह से इंप्रूव कराया जाए। एक बच्चा जब किसी दूसरे बच्चे की आंसर कॉपी लेता है तो उसके थ्रू एनालाइज करने की कोशिश करता है कि मैंने सही क्या किया, इसने सही क्या किया, इसने क्या गलत किया, मैंने क्या गलत किया, मैं अपने अंदर सुधार करूं या फिर इसके मार्क्स किस तरह से कटवाऊं। यही दो ऑब्जेक्टिव होते हैं। आपके पेरेंट्स भी एनालिसिस करते हैं, वो देखते हैं एनालिसिस करके कि आप लोग पढ़ाई कैसी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपको शाबाशी दी जाए या आपकी कुटाई की जाए, उनका भी पर्पस होता है जी। सभी का अपना अपना मकसद होता है आपके रिजल्ट को लेके। इसी तरह से बिजनेस के रिजल्ट को लेके भी डिफरेंट पार्टीज का डिफरेंट मोटिव होता है, ठीक है। मतलब सभी अपने अपने मकसद से ही इसका एनालिसिस करते हैं। तो देखिए अब जरा, एक फाइनेंशियल एनालिसिस सभी के लिए अलग अलग है। मैं आपको इसे डिफरेंट पार्टीज के व्यू पॉइंट से बताऊंगा कि ये किस तरीके से सबको अलग अलग तरीके। टॉप मैनेजमेंट, इसका भी अपना पर्पस होता है। लेंडर्स ये एनालिसिस करते हैं। देखिए, फाइनेंस मैनेजर
फाइनेंशियल एनालिसिस अपने हिसाब से करते हैं, टॉप मैनेजमेंट अपने हिसाब से, लेंडर्स मतलब जो हमें उधार देते हैं, इन्वेस्टर्स इनका अपना मकसद होता है जी। सबके लिए अलग अलग तरीके से ये सिग्निफिकेंट होता है। और इसके अलावा कुछ अदर्स भी होते हैं, कुछ और भी लोग जो अलग अलग पर्पस से एनालिसिस करते हैं। एक इसमें लेबर को और ले लेते हैं, लेबर यूनियन, ये भी बहुत जरूरी है जी आजकल के हालात देखते हुए। तो देखिए मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल एनालिसिस कौन कौन कर रहा होता है जी, फाइनेंस मैनेजर करता है, टॉप मैनेजमेंट करता है, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये है जी 5 और ये है 6। तो कुल मिला के मैंने आपको 6 लोगों के बारे में बताया जो फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंस मैनेजर क्यों फाइनेंशियल एनालिसिस करता है। देखिए फाइनेंस मैनेजर को ये जानना होता है कि हमारी कंपनी की फाइनेंस स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, हमारी कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस क्या है। ठीक है जी। हमारे पास फाइनेंशियल एनालिसिस करने के ढेर सारे टूल्स होते हैं जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं इसके बाद। उन टूल्स के सहारे ये सारे चीजों को एनालाइज करता है और देखता है कि क्या हम इतने क्रेडिट वर्दी है कि हमें कोई भी पैसा उधार दे दे, क्योंकि फाइनेंस मैनेजर का मेन मकसद क्या होता है, पैसा अरेंज करना। तो बेटे जी अपने मेन मोटिव को ध्यान में रखते हुए ये क्या क्या चीजें चेक करता है, बेसिकली ये चेक करता है क्रेडिट वर्दीनेस। क्रेडिट वर्दीनेस का मतलब है कि हमारे लोन लेने की क्षमता क्या है। अगर हम ज्यादा कमा रहे होंगे तो ऑब्वियसली हमें ज्यादा पैसा मिल रहा होगा, तो ये होता है जी। इसके अलावा अगर हम बात करें टॉप मैनेजमेंट की, टॉप मैनेजमेंट में अगर हम बात करें तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इंक्लूड करता है कंपनी के, और ये क्या देखना चाहते हैं, ये पूरा ओवरऑल देखना चाहते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, मतलब हमारी प्रॉफिट कमाने की क्षमता कैसी है। ठीक है जी। हमारे ऑपरेशनल एफिशिएंसी कितनी है, ये चीजें चेक करते हैं। तो ये अपने अपने हिसाब से जो जरूरी टूल्स होते हैं वो लगाते हैं। लेंडर्स, लेंडर्स क्या देखते हैं, लेंडर्स बेसिकली आपका बिजनेस का देखते हैं कि सर्वाइवल आप कितना कर सकते हैं, सर्वाइवल कैपेसिटी आपके पास है या नहीं। आप लेंडर के पास जाते हैं पैसा मांगने उधार, तो वो देखेगा ना कि आप जिंदा रह भी सकता है आपका बिजनेस या नहीं। मैं आपको उधार दे दूं और आप बिजनेस बंद करके चले जाए, पैसा ही डूब जाए कहीं, तो वो इस चीज को देखते हैं। और बेटे जब ये लोन चुकाने की क्षमता देखी जाती है तो इसे कहा जाता है सोल्वेंसी पोजीशन। तो वो आपकी सोल्वेंसी पोजीशन को देखते हैं, सर्वाइवल कैपेसिटी को देखते हैं। इन्वेस्टर वो होता है जिसे आपका शेयर खरीदना होता है, तो अब इन्वेस्टर क्या क्या देखेगा, इन्वेस्टर का अपना ही फंड है। इन्वेस्टर का ध्यान रहेगा कि आपकी अर्निंग क्या है, आप कितना कमा लेते हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन कितना कमाती है, इसके अलावा आप कितना डिविडेंड देते हैं, डिविडेंड पे आउट क्या है आपका। ठीक है जी। ये सारी चीजें इन्वेस्टर देखता है। लेबर यूनियन, लेबर यूनियन देखता है बेसिकली कि अगर हम वेजेस इंक्रीज करवाएं या ना करवाएं। ठीक है, तो अगर वेजेस इंक्रीज है हो जाए तो क्या हमारी कंपनी इसे अफोर्ड कर पाएगी या अफोर्ड नहीं कर पाएगी। और अफोर्ड कर पाएगी तो कैसे कर पाएगी, मतलब इनका मोटिव होता है अपना वेज इंक्रीज करवाना। सबके अपने अपने राम है, ठीक है, मतलब
कहने का ये कि सबका अपना अपना मतलब होता है। अच्छा, वेज इंक्रीज दो तरीके से होता है, मैं आपको बता दूं। या तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए। भाई आप एक सिंपल सी बात समझो, मान लीजिए कि मैं जैसे स्कूल में पढ़ाता हूं और मुझे अपनी सैलरी इंक्रीज करवानी है, तो बेटे दो तरीके से सैलरी इंक्रीज होने के चांसेस बढ़ते हैं। या तो बच्चे बढ़ जाए, उसे कहते हैं प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। प्रोडक्टिविटी ना बढ़े तो जितने बच्चे हैं उनके प्राइस बढ़ जाए, यानी कि उनकी फीस बढ़ जाए, तो ऑफ कोर्स मेरे वेज इंक्रीज हो जाएंगे। तो लेबर यूनियन वाले जी ध्यान इन बातों पे रखते हैं। बाकी इसके अलावा इकोनॉमिस्ट होते हैं, रिसर्चर होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, टीचर्स होते हैं, गवर्नमेंट होती है, इन सब के अपने अपने मकसद होते हैं। अदर्स में जैसे कि गवर्नमेंट हो गया, गवर्नमेंट का मकसद क्या होता है? टैक्स। रिसर्चर होते हैं जी, उन्हें अपने रिसर्च पब्लिकेशन के लिए चाहिए होता है। जैसे कि न्यूज़पेपर वाले, वो रिसर्च करके बताते हैं कि हमारी कंपनी का क्या हाल होने वाला है, मतलब हमारे यहाँ पे बैंकों का क्या हाल है। इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमिस्ट देखते हैं कि मतलब हमारी इकोनॉमी किस दिशा में जा रही है। स्टूडेंट्स, अब अगर मान लीजिए कि मैं आपसे कह दूं कि बेटे आप एक डेटा प्रिपेयर करके लेके आना, तो वो हो गया आपका मोटिव। तो इसका मतलब ये है कि फाइनेंशियल एनालिसिस में हम क्रिटिकल इवैल्यूएशन करते हैं कुछ ना कुछ डिसीजंस लेने के लिए, और इसे एनालिसिस को कैरी ऑन करने वाले के अपने ही अलग अलग मोटिव्स होते हैं। ये इसका सिग्निफिकेंस होता है, सबके लिए अलग अलग सिग्निफिकेंस होता है। अब सवाल ये है कि ये सारे एनालिसिस जो कंडक्ट किए जा रहे हैं, इन्हें कंडक्ट कैसे किया जाए, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज कैसे करें, उसका एग्जामिनेशन कैसे करें। तो बेटे इसके लिए मैं आपको कुछ औजार दूंगा, टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस। आपको मैं बताऊंगा कि कुछ ऐसे औजार हैं जिसके बेसिस पे आप फाइनेंशियल एनालिसिस कर सकते हो। ये टूल्स वैसे ही है जैसे कि एक डॉक्टर के पास होते हैं। आप देखिए, डॉक्टर के पास जाते हैं अगर आपको कुछ भी समस्या होती है, तो क्या डॉक्टर आपका चेहरा देखते ही बता देता है जी आपके साथ ये समस्या है? आपकी बात सुनते ही बता देता है? नहीं। वो कोई अंतर्यामी थोड़ी ना है कि वो देखेगा और बता देगा कि आपके साथ क्या समस्या चल रही है। वो भी बेटे जी आपको एनालाइज करता है, आपकी बॉडी को एनालाइज करता है। वो डॉक्टर इसलिए है क्योंकि वो ह्यूमन बॉडी का फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहा है। आप भी एक किस्म के डॉक्टर हैं, बस आप जो एनालिसिस कर रहे हैं वो ह्यूमन बॉडी का ना करके आप एक कॉर्पोरेट बॉडी का एनालिसिस कर रहे हैं। अब डॉक्टर के पास बहुत सारे टूल्स होते हैं, जैसे कि स्टेटोस्कोप हो गया, ईसीजी मशीन हो गई, थर्मोमीटर हो गया, बुखार उससे मापा जाता है, ठीक है। और इसके अलावा ईसीजी मशीन से हार्ट रेट देखी जाती है, न्यूरोमीटर होते हैं जी जिससे न्यूरो सर्जन आपके माइंड को रीड करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ढेर सारे औजार होते हैं उनके पास। तो बेटे आपके पास भी तो कुछ औजार होने चाहिए। अब से आप भी तो अपने आप को डॉक्टर ही कहोगे। तो डॉक्टर साहब अब जरा ध्यान से सुनिएगा, आपके पास क्या क्या औजार है। सबसे पहला है कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। ये है जी आपका पहला औजार। उसके बाद है कॉमन साइज स्टेटमेंट। देखिए, जो आपके औजार है वो असल में कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है। डॉक्टर के जो औजार होते हैं वो फिजिकली टूल्स होते हैं, बट आपके जो टूल्स हैं दे आर नॉट फिजिकली प्रेजेंट विद यू, दे वुड बी प्रेजेंट मेंटली विद यू, ठीक है। कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। सी, अकाउंटिंग रेशियोज। डी,
कैश फ्लो स्टेटमेंट, ओके। ई, फंड फ्लो स्टेटमेंट, एफ, ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस, जी, ट्रेंड एनालिसिस। इस दुनिया में 7 वंडर्स है और एक एनालिटिक करने वाले स्टूडेंट के लिए भी 7 टूल्स है। तो आपके लिए जो 7 वंडर है वो ये है, ये 7 के 7 टूल्स है, ठीक है जी, जो आप यूज करते हैं। और अगर हमें एनालिसिस सीखना है तो मैं सीधी भाषा में आपको बताता हूं, हमें इन टूल्स का इस्तेमाल सीखना है। लेकिन ये जो मैंने घेरा बनाया है पहले 4 के लिए, ये आपके सिलेबस का पार्ट है, पार्ट ऑफ सिलेबस। और उसके बाद वाले जितने भी टूल्स आप देख रहे हैं ये आपके सिलेबस में नहीं है, नॉट इन सिलेबस, ओके जी। तो देखो हमारे सिलेबस में क्या क्या है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, अकाउंटिंग रेशो, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है, ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस है, ट्रेंड एनालिसिस है। ट्रेंड एनालिसिस का हालांकि एक क्वेश्चन हमारी बुक में तो गिवन है, बट दिस इज नॉट कवर्ड बाय बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, तो ये हम करेंगे नहीं। फंड फ्लो स्टेटमेंट, ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस, ये सारी चीजें आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे और यकीन मानिए ये बहुत ही लेस इंपॉर्टेंट होती है, ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। इसी वजह से सीबीएसई ने इनको इंक्लूड किया है और इसे एक्सक्लूड कर दिया है। अगर मैं आपसे कहूं कि ये वाकई में बहुत ही रेयर यूज होने वाले टूल्स है। तो डॉक्टर साहब मैंने आपको 7 औजार दे दिए, ठीक है। आप आज से, जैसे पहले गुरु दे दिया करते थे, कभी ब्रह्मास्त्र दे देते थे, कभी पशुपति अस्त्र दे देते थे, कभी सूर्यास्त्र, कभी वरुणास्त्र, इस तरह से दिया करते थे ना, उसी तरह से बेटे आज मैं आपको आपके तर्कश में कुछ तीर डाल रहा हूं। 7 तीर है। जैसे ही आपके सामने एनालिसिस नाम का राक्षस आएगा, आपको बस ये पहचानना है कि मैं कौन सा तीर चलाऊं, ओके। चलिए अब इसके बाद समझिए, एनालिसिस भी 2 तरह का होता है। ये तो हो गए टूल्स। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। पहला इसमें आता है, ध्यान से लिखिएगा, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। और दूसरा इसमें आता है वर्टिकल एनालिसिस। अब ये दोनों एनालिसिस क्या होते हैं, बहुत ही सिंपल है जी बेटे। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस का मतलब होता है, आप जब इस तरीके से एनालिसिस करें। वर्टिकल का मतलब होता है जब इस तरीके से करें। सर समझ नहीं आया आप क्या कहना चाहते हो, तो मैं इसके लिए आपको ये बैलेंस शीट के दर्शन कराता हूं। देखो बेटे,
अगर मान लीजिए मैं इस तरीके से शेयर कैपिटल को देखने लगूं, तो मैं कैसे देखूंगा कि पहले साल में शेयर कैपिटल कितनी थी, दूसरे साल में कितनी है। तो मैंने इस तरीके से एनालिसिस करा, मैं देखता हूं जी कितना इंक्रीज आया या कितना डिक्रीज आया। दिस इज हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। लेकिन अगर मैं इस तरीके से देखने लगूं कि एक ही साल के अंदर मेरा क्या डाटा है, तो ये मैं अब इस तरीके से रीड करने लग गया। जब मैं रीडिंग इस तरह से करता हूं तो इसे हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कहूंगा, और जब मैं इस तरह से रीड करके कोई इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करूंगा तो मैं उसे क्या कहूंगा, वर्टिकल एनालिसिस। तो सिंपली अगर मैं आपको बताऊं व्हाट इज हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, जब भी हम ईयर टू ईयर कंपैरिजन करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ईयर टू ईयर कंपैरिजन को हम क्या बोल देते हैं, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। और अगर मान लीजिए मैं सेम ईयर कंपैरिजन करने लग जाऊं, तो ये हो जाएगा जी वर्टिकल एनालिसिस। इसी के साथ हमारा सेकंड चैप्टर हो जाता है फिनिश, और इसके अलावा हमें इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। बस बेटे जी ये था हमारा थर्ड चैप्टर। इसमें से कुछ ना कुछ आपका 1 मार्क्स में आ जाएगा। वो आपसे टूल्स पूछ सकता है, वो आपसे सिग्निफिकेंस पूछ सकता है, व्हाट इज फाइनेंशियल एनालिसिस ये भी पूछा जा सकता है, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस भी पूछा जा सकता है। थर्ड चैप्टर हो गया फिनिश। अब हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, सॉरी सेकंड चैप्टर इज फिनिश, फाइनेंशियल एनालिसिस। आई एम गोइंग टू कंप्लीट थर्ड चैप्टर इन नेक्स्ट क्लास, वो भी बहुत छोटा सा चैप्टर है। हाँ जी बिल्कुल, बच्चे का सवाल है सर 1.5 पेज में ही पूरा चैप्टर निपटा दिया। देखो ना बेटे कितने मार्क्स का है, आप क्या चाहते हो मैं इसके लिए आपको 10 पेज लिखवाऊं? है ही नहीं इसमें इतना कंटेंट, क्या किया जाए। जितना कंटेंट है आपको उतना ही कराया जाएगा। बेधड़क होकर जितना मैं करा रहा हूं इतना पढ़ लीजिए। यकीन मानिए पहली बार मैंने किसी क्लास में इस चैप्टर को लिखवाया है, इससे पहले मैंने कभी इसे लिखवाया भी नहीं है। ओके, ओके देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।